वर्तमान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे पर हो रही चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। राज्य पुलिस को देंगे प्रेसिडेंट कलर। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार आज। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सीरिया में राजनीतिक उलटफेर के बाद अमेरिकी और क्षेत्रीय राजनयिकों ने अल्पसंख्यकों के सम्मान का किया आह्वान। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, सीरिया के विद्रोही समूहों के साथ सीधे संपर्क में है अमेरिका। और खेल की खबरों में महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का सामना चीन से आज। खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना विषय पर चर्चा हो रही है। साथ ही विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना और इसमें सुधार करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। दोपहर में जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में भी वे भाग लेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री जगदलपुर में ही हथियार छोड़ो मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से मुलाकात भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोल्जर थॉन का आयोजन किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि सोल्जर थॉन का एक उद्देश्य लोगों को फिट रहने और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। सोल्जर थॉन का एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, प्रेरणा दे सकें कि वो फिट रहें और कम्युनिटी फिट रहे। हमारे 1971 की जो लड़ाई थी उसके उपलक्ष्य के अंदर हम इसको मनाते हैं। पूरे सैन्य इतिहास के अंदर इतनी बड़ी जीत आज तक किसी फौज को नहीं मिली। 13 दिन के अंदर एक नया देश बनाना, 13 दिन के अंदर 93,000 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण कराना और उसके बाद उस देश से नया बनाकर उनके हाथ में बागडोर सौंपकर 1 महीने के बाद वापस निकल जाना, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति ग्वालियर के विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जीवाजी विश्वविद्यालय में महाराज श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित साहा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए देशवासियों की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। अमित शाह ने कहा है कि भारत की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। सरदार पटेल जी ने 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनके समर्पण ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत नींव रखी। सरदार साहब का विराट व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण का संकल्प राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वालों के लिए अनंत काल तक ध्रुव तारे के समान मार्गदर्शक बना रहेगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। सरदार पटेल एक व्यवहारिक नेता थे, वास्तवदर्शी नेता थे। हर दिक्कत में सरदार ने रास्ता खोजा और परिणाम लाने का काम किया और देश के ढेर सारे ऐसे कामों का एक क्षण भी, एक पल भी यश की अपेक्षा रखे बगैर शुरुआत की, जिसका आज देश सुफल भोग रहा है। उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भुला सकता। मुझे मालूम है कि इनकी आत्मा जहां पर भी होगी अत्यंत प्रसन्न होगी कि आज जो उनके अधूरे रह गए थे वो सारे संकल्प, धारा 370, 35 से कॉमन सिविल कोड, सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, एक मक्कम राष्ट्र के रूप में अपनी सेना और सीमा के अपमान को मजबूती के साथ जवाब देने की परंपरा खड़ी करना, ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। सरदार पटेल के नेतृत्व में एक भारत बनने का काम हुआ। आज पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को इसलिए याद कर रहा है कि आज हमारे देश का जो स्वरूप है सरदार पटेल के कारण। और अब खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चुनाव नतीजे आने के 21 दिन बाद आज कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार में 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। भाजपा के 20 से 21 विधायक मंत्री बन सकते हैं, जबकि शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 मंत्री पद ले सकते हैं। संभल में 46 साल से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर में आज सुबह पूजा अर्चना की गई है। लोगों ने भक्ति भाव के साथ गणेश जी, भगवान शिव शंकर और हनुमान जी की आरती की। नखासा थाना इलाके में लगभग 5 दशकों से बंद पड़े भगवान शिव के इस मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। दरअसल ये मंदिर अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की टीम के छापेमारी के दौरान सामने आया। मंदिर के बराबर में कुएं को पाटकर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े इस मंदिर को पुलिस द्वारा अब खोला गया है।
शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग बेहद उत्साहित नजर आए। लोगों का कहना है कि मंदिर में अब हर दिन पूजा पाठ की जाएगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। बड़े प्रेम से सब लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चन किया है। 24 कोसीय परिक्रमा जो हम लोग यहाँ की है, उसमें उसी परिधि में ये सारे मंदिर आते हैं और इन मंदिर को विशेष स्थान है। ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है। यहाँ पे कमेटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण चिन्हित होना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पे रहे। उसके बाद कमेटी का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे और बाकी जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। बढ़ते आगे, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके आज 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्रीलंका में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है। दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान दिसानायके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोल्दोवा के विदेश मंत्री मिहेल पोप्सोई भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। मिहेल पोप्सोई 15 से 17 दिसंबर तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कई आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रविवार की शाम में मिहेल पोप्सोई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के इस क्रम में पोप्सोई राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से ही भारत और मोल्दोवा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अप्रैल 2023 में मोल्दोवा ने भारत में एक दूतावास खोलने का निर्णय भी लिया था। देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से कोहरा और कपकपा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। शहर के कई हिस्सों में कोहरे की हल्की चादर छाई हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण 20 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। सुबह और शाम को घने कोहरे का भी आभास हो सकता है। आज और रविवार को पश्चिम की दिशा से ठंडी हवा 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है, जो 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं सोमवार से हवा की गति कम हो सकती है, लेकिन अगले सप्ताह कड़ाके की ठंड की उम्मीद है, जिसमें न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कुछ इलाकों में 5 से 6 डिग्री के आसपास भी तापमान हो सकता है। राजधानी दिल्ली में भीषण शीतलहर का कहर जारी है। कड़कड़ाती ठंड के बीच बेघर लोगों के लिए जगह जगह रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। हाड़ कपाती सर्दी में लोगों को यहां बड़ी राहत मिल रही है। रैन बसेरों से ठंड से बचने की व्यवस्था की गई है। सराय काले खां, दिल्ली एम्स, लाल किला, जामा मस्जिद में इस तरह के आश्रय गृह बनाए गए हैं, जहां लोग शरण ले रहे हैं। सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं और गिरते तापमान में न सिर्फ इंसानों के लिए चुनौती बन जाती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी यह समय बेहद कठिन होता है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खासा इंतजाम किया गया है। जिन बाड़ों में हीटर की जरूरत महसूस की गई है, वहां पर हीटर लगाकर राहत दी जा रही है। वहीं कुछ जीवों के लिए कंबल की व्यवस्था भी की गई है। जानवरों को गर्माहट प्रदान करने के लिए लकड़ी के तख्ते बिछाए गए हैं। यह जमीन को ठंडी होने से बचाने के साथ जानवरों के लिए आरामदायक स्थान तैयार करते हैं। सर्दी में वन्य जीवों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है। इसके अलावा जानवरों के स्वास्थ्य की नियमित जांच के साथ उन्हें विशेष आहार और दवाइयां भी दी जा रही हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में सभी को आमंत्रित करते हुए कहा कि इसमें 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक सांस्कृतिक एकात्मकता के समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए तत्पर है। मेरा अनुमान है कि 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आएगा।
कुंभ की व्यवस्था को भी विस्तार दिया गया है, यानी 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का सारा विस्तार हम लोगों ने दिया है। प्रयागराज सिटी की पूरी कायाकल्प कर दी गई, हर एक स्तर पर सुविधाएं दी जा रही हैं और डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आस्था और आधुनिकता के इस नए कुंभ के साथ दुनिया के सबसे बड़ी आध्यात्मिक सांस्कृतिक एकात्मता के इस समागम को उसी दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए तत्पर है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। आए दिन अपने यूजर्स के लिए व्हाट्सएप नए नए फीचर्स लाता रहता है। इन फीचर्स के आने से यूजर्स को काफी मदद भी मिलती है। अब कंपनी ने अपने कॉलिंग ऑप्शंस को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई अपडेट जारी किए हैं। रेगुलर वॉइस कॉल में सुधार के साथ साथ ऐप ने वीडियो कॉल के लिए भी नए फीचर पेश किए हैं, जिससे वे ज्यादा मजेदार और इंटरैक्टिव बन गए हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप से कॉल करना भी अब आसान हो गया है। नए फीचर्स में सिलेक्टिव ग्रुप कॉल्स, यानी अगर आप किसी ग्रुप में हैं और सभी के बजाय सिर्फ कुछ लोगों को कॉल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप अब आपको ऐसा करने की अनुमति देगा। मजेदार वीडियो कॉल इफेक्ट में व्हाट्सएप ने यूजर्स को स्नैपचैट पर मिलने वाले इफेक्ट के समान कई तरह के इफेक्ट भी अप्लाई करने का फीचर देकर वीडियो कॉल को और भी मजेदार बना दिया है। साथ ही पहले की तरह आप वीडियो कॉल के दौरान अपना बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। स्मार्टफोन पर कॉल करना हमेशा से ही आसान रहा है, लेकिन डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप के जरिए कॉल करना भी बेहतर हुआ है। जब आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप में लॉगिन करेंगे तो आपको एक कॉल ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे कॉल शुरू करना, कॉल लिंक बनाना या सीधे नंबर डायल करना अब आसान हो जाता है। वहीं नया इन ऐप डायलर के जरिए यूजर बिना नंबर सेव किए फटाफट कॉल कर सकेंगे। इन अपडेट्स का उद्देश्य एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा आकर्षक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। भारत ने 11 पेगोडा का जीर्णोद्धार कर म्यांमार को सौंप दिए हैं। इस अवसर पर म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर और म्यांमार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री यू टिन ऊ लिविन मौजूद रहे। दरअसल ये 2016 में म्यांमार में आए भूकंप के बागान में 100 से ज्यादा स्तूप और पेगोडा क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन संरचनाओं के सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इनके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी ली। भारत सरकार ने इनके जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए मई 2018 में म्यांमार को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। सहयोगी परियोजना के पहले चरण में 11 पेगोडा सौंपे गए हैं, बाकियों पर काम चल रहा है। भारत का ये कदम म्यांमार को उसकी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में समर्थन देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। एबीसी न्यूज ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानहानि के मुकदमे का निपटारा करने के लिए $15 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति जताई है। एबीसी न्यूज के स्टार एंकर ने ट्रंप को दुष्कर्म के लिए उत्तरदायी पाए जाने का झूठा दावा किया था। एबीसी न्यूज के एंकर जॉर्ज स्टेफनोपोलोस ने इस साल 10 मार्च को एक साक्षात्कार के दौरान बार बार ये बयान दिए थे, जब उन्होंने कांग्रेस की एक महिला को ट्रंप के समर्थन के बारे में चुनौती दी थी। पिछले साल एक सिविल मामले में ज्यूरी ने निर्धारित किया था कि ट्रंप यौन शोषण के लिए उत्तरदायी थे, जिसकी न्यूयॉर्क कानून के तहत एक विशिष्ट परिभाषा है। कल के समझौते के हिस्से के रूप में एबीसी स्टेफनोपोलोस के बयानों के लिए अपना खेद व्यक्त करते हुए एक बयान भी प्रकाशित करेगा। एबीसी न्यूज नेटवर्क ने ट्रंप की कानूनी फीस के लिए $1 मिलियन का भुगतान करने पर भी सहमति जताई है। खेल की खबरों में ओमान में खेले जा रहे महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में आज फाइनल में भारत का सामना चीन से होने वाला है। गत चैंपियन भारत ने शनिवार को जापान पर 3-1 की जीत के साथ अपना दबदबा कायम रखते हुए महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारतीय महिला टीम का इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और टीम को सिर्फ ग्रुप दौर के मैच में चीन के हाथों हार मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश उस मैच में मिली हार का बदला लेने की रहेगी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले दिन के स्कोर 28 रन से आगे खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 3 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरा, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने 21 रन के स्कोर पर चलता किया। बुमराह ने इसके बाद नाथन मैक्सवेनी का विकेट चटकाया और उन्होंने 9 रन पर स्विनी को पेविलियन वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट मार्नस लाबुशेन के रूप में सामने आया, जिन्हें नीतीश रेड्डी ने 12 पर चलता किया। टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था और सिर्फ 13 ओवर और 2 गेंद का खेल ही हो सका था। गौरतलब है कि मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिया। इस मैच में राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने लांसर्स टीम को 6-5 से हराया। मुकाबले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति परेड मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां खेल भावना को प्रदर्शित किया, वहीं भारत ने पोलो की समृद्ध परंपरा पर भी प्रकाश डाला। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दिल्ली के राष्ट्रपति परेड मैदान में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच में भाग लिया। यह प्रदर्शनी मैच राष्ट्रपति के अंगरक्षक टीम और लांसर्स के बीच खेला गया। मुकाबले की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा औपचारिक गेंद फेंकने के साथ हुई। 4 चक्रों में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। टीम लांसर्स ने पहले चक्कर में स्कोरिंग की शुरुआत की और जल्द ही अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। हालांकि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने दूसरे दौर में 3 गोल दागकर जोरदार वापसी की और इसी के साथ तीसरा गोल स्कोर कर दिया बॉडीगार्ड टीम के। अंतिम राउंड के मैच में राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा और 6-5 के अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं और उप विजेताओं को सम्मानित किया। It was a very close game from the beginning. The other team managed to take a lead in the beginning of the match, but we have a good team and we all played together after a long time. So because of that, I think it took a little bit of time for us to get our coordination right. And once we started having better coordination, we did better while the match progressed. And luckily, in the end of the match, we managed to take a lead by 1, and the match finished in our favor. So we're very happy for that. And the ground was playing very fast, so I think it was anyone's game. If you made one little error or someone got out, it was a goal for the other team. राष्ट्रपति के अंगरक्षक टीम और लांसर्स के बीच मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। इस कार्यक्रम ने जहां खेल भावना को प्रदर्शित किया, तो वहीं भारत में पोलो की समृद्ध परंपरा पर भी प्रकाश डाला। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।